हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल न्यू वे एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कूलम्स लॉ के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा, ठीक ना, जिसमें हमने बहुत सारी चार्जेस के प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी और भी बहुत सारी बातें की थी। मैं इतना एंटायर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है और आप उनको देख सकते हो। ओके, तो ये जो चैप्टर होने वाला है इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान में देखना है अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो। ओके, और भी हमारे टीचर्स आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी टीचर्स यहाँ पर आपको यूट्यूब में वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। ओके, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास के रेगुलर वीडियोस आपको अपलोड जो होने वाले हैं वो आपको मिलते रहे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज का जो है लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ओके, तो समझिएगा ठीक ना ध्यान से कि कूलम्स लॉ क्या है और इसका कितना ज़्यादा इवैल्यूएशन आज हो सकता है। ओके, तो समझते हैं कि ये कूलम्स लॉ आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन लॉ, कुछ लगभग उसके जैसा सुनने में ला रहा है। ओके, वहाँ पर जो बातें की थी, वहाँ पर हमने ग्रेविटेशन के लॉ में बातें की थी, मासेस की बातें की थी कि मास क्या होता है, मासेस के सेपरेशन की बातें की थी, ग्रेविटेशन फील्ड की बातें की थी। ठीक उसी तरीके से ये जो कूलम्स लॉ है बिल्कुल उसी की तरह मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आपके साथ आएंगे। ये जो अपने चार्ज का जो ऐसा यूनिट पढ़ा होगा कूलम, ये यही कूलम भाई साहब हैं जिन्होंने एक फ्रेंच फिजिसिस्ट रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मिलिट्री इंजीनियर के तौर पे की थी और देन ये आज दुनिया में सबकी जुबान पे। ओके, तो समझते हैं कि यहाँ पर कूलम्स लॉ क्या है, ठीक ना। कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे आपके सामने, इसलिए ध्यान से समझना है। सपोज करते हैं कि आपके पास दो चार्ज बॉडीज है, मैं यहाँ चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और दोनों जो चार्ज बॉडी हैं वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्जेस है। ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर लीनियर साइज ऑफ द बॉडी कहा गया है, आप बहुत अच्छे आप एनसीईआरटी जैसी बुक पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर साइज ऑफ द बॉडी जो है वो बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन ऑफ द बॉडीज, इन दोनों के सेपरेशन की तुलना में, जैसे कि यहाँ से इसके सेंटर से सेंटर की जो बात करते हैं, अगर इसकी सेंटर यहाँ है, इसकी सेंटर यहाँ है, अगर इसकी तुलना में इसकी जो रेडियस है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली में आप इसको इतना छोटा बना सकते हैं। ओके, इतना छोटा बना सकते हैं। ओके, अगर साइज ऑफ द बॉडी, इनके जो सेपरेशन उसकी तुलना में बहुत छोटा है, तब हम इनको कहते हैं पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ओके, कि ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो कूलम्स ने क्या कहा था, कूलम्स ने क्या कहा था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, एक का हमने दे दिया Q1, एक का चार्ज दे दिया Q2। ओके, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, और दोनों की सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो है R, सेंटर टू सेंटर, आई रिपीट, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो है R। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, डिपेंड ऑन देयर चार्जेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, ये दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, और ये दोनों अगर अपोजिट चार्जेस के साथ हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कूलम्स का क्या कहना था कि दो चार्ज पार्टिकल, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को या तो रिपेल कर सकते हैं एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट कि टू चार्ज, यहाँ पर चार्ज कहने से अच्छा मैं यहाँ क्या लिखना चाहूँगा, पॉइंट चार्जेस, ठीक ना, दो पॉइंट चार्जेस, ओके, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल each other, ओके, विथ अ फोर्स। एक फोर्स के साथ क्या कर सकते हैं, या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंड्स
ऑन, ठीक ना, किन पे डिपेंड करता है। ओके, समझते हैं पहली बात नंबर 1 कि ये जो फोर्स है ओके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का मतलब होता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो चार्जेस है कितना प्रोडक्ट है, यानी अगर चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली फोर्स की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी उसके कंपैरिजन में इंक्रीज ही करेगी। ओके, तो ये उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सेकेंड जो है बात है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर का, यानी उनकी जो सेपरेशन है उनके सेपरेशन के स्क्वायर के, ओके उनके सेपरेशन के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/r स्क्वायर मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको आप फेमस, ये जो लॉ है ये कूलम्स के लिए भी अप्लाई होता है, डेफिनेटली ये ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन लॉ के लिए भी अप्लाई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं। ये स्पेशल ही है एक तरीके से। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सेपरेशन अगर इंक्रीज करता है तो फोर्स डिक्रीज करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास 2 चार्ज बॉडीज हैं, अगर आप सेपरेशन बढ़ा दीजिएगा, सेपरेशन को अगर आप इंक्रीज कीजिएगा, सेपरेशन इंक्रीज फोर्स डिक्रीज, सेपरेशन डिक्रीज फोर्स इंक्रीज। ओके, समझ में आया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, आर घटेगा फोर्स बढ़ेगा। ओके, तो ये कुछ है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता। ओके, तो इन्हीं दो जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, आई रिपीट यहाँ पर जो सबसे कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है वो है फोर्स की मैग्नीट्यूड। यहाँ मैं फोर्स एक खुद में वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट कूलम्स के लॉ को हम यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड के लिए जान रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो जब इन दो रिजल्ट्स को, ठीक ना, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया जाता है तो इन दो फोर्स के बदले में एक फोर्स, 2 प्रोपोर्शनल के बदले में एक प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब एक चीज आपको हमेशा से पता है कि जो प्रोपोर्शनल होता है उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डालते हैं K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर होता है, जहाँ K क्या है, K आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी यूज करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू जो होती है इवेलुएट करके 9 × 10⁹। ओके, 9 × 10⁹। इसकी जो यूनिट है, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, कभी इसका यूनिट मैं कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं रीड तो कर रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट, बट इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जानते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो 8.854 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट को मैंने यहाँ खाली छोड़ दिया। ओके, इसकी यूनिट को मैंने भी खाली छोड़ दिया है, चूंकि अभी हम इस पर काम करने वाले हैं। ओके, तो इस पे है कि ये जब इसकी K की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह यूज करेंगे तो फाइनल जो कूलम्स लॉ आएगा, ओके फाइनल जो कूलम्स लॉ का रिजल्ट बन के आएगा, फोर्स जो आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाने वाला है, आर का स्क्वायर होने वाला है। ये क्या होने वाला है, आर का स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ओके, क्लियर है, ये बात समझ में आई है। तो यहाँ पर ये कूलम्स लॉ का फोर्स जो आपस में दोनों चार्ज एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि ये एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो एक फोर्स के साथ क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, उस फोर्स की ये मैग्नीट्यूड है। ओके, तो अभी आपको इस दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने इसके लिए खाली स्पेस छोड़ा है तो इसको कितने होगा, चलिए देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला आ गया है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ रफ में साइड में निकाल रहा हूँ किस तरीके से, देखिए F बराबर है आपके पास K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो K बराबर हो गया F × आर स्क्वायर बाई Q1 × Q2। ओके, Q1 × Q2, तो यहाँ से K जिसकी फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स को आप न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस की आपकी हो जाती है मीटर स्क्वायर, चार्ज की होती है कुलम × कुलम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, जो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, रटना नहीं है आपको, समझना। ओके, अब रह गई आपकी इसकी डायमेंशन। ओके, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है के की जो डायमेंशन होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देगा, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बाद में करना। ओके, फोर्स की जो होती है, ओके, फोर्स की जो वैल्यू है आप F इंटू आर स्क्वायर देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ निकालता हूँ। देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो mlt-2 होती है, डिस्टेंस की आपकी L स्क्वायर होती है, चार्ज का जो होता है, चार्ज का वो क्या होता है AT, या कोई कोई यहाँ पर IT भी लिखना पसंद करते हैं। ओके, मैं यहाँ AT लिख रहा हूँ। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो 11th के इन सब चीज़ों से गुजर चुके होंगे। ओके, तो यहाँ से देखने वाली बात है कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ, m का m है, L और L का क्यूब हो गया है। ओके, यहाँ पर t का स्क्वायर है, यहाँ देखिए t और t का स्क्वायर ऊपर जाके t के पावर में -4 हो जाएगा। यहाँ पर a और a के पावर में कितना हो गया है, -2। ओके, यानी k की जो डायमेंशन आ गई है, यानी k का जो डायमेंशन आप लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, m L का क्यूब हो जाएगा। ओके, फोर्स की जो होती है mlt-2 और यहाँ से डिस्टेंस का r का L हो गया यानी L का स्क्वायर और Q1 Q2 यानी AT हो गया। ओके, ये AT कैसे आ गया, क्योंकि आपको पता है I बराबर होता है Q बाई टी, तो Q बराबर I इंटू टी, इसके लिए एम्पियर A इंटू टी वहाँ से आ गया है। ओके, AT तो A स्क्वायर ऊपर जाके यहाँ हो गया T स्क्वायर या T के पावर में -4। ओके, ये K की डायमेंशन आ गया। ओके, अब K की जो डायमेंशन आपको, तो K के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ओके, K के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, लेकिन जब एप्सिलॉन की बात करते हैं, एप्सिलॉन 8.854 इंटू 10⁻12 इसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, ये बस इस वैल्यू के उल्टा है, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से इंटरचेंज कीजिएगा, इसको यहाँ से इंटरचेंज कीजिएगा, सेम मिलेगा, सिर्फ डायमेंशन यूनिट क्या आ जाएगा, पर न्यूटन हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, और यहाँ पर कूलम का स्क्वायर होगा। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या आ जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना, तो उसका जो है ना, उसका भी रिवर्स हो जाएगा, यानी m के -1 हो जाएगा, L का -3 हो जाएगा, T का 4 हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि K की क्यों निकाल रहे, भाई K का नहीं, K का निकाला तभी इसका डायरेक्टली कर दिया। ओके, इनवर्स से एक दूसरे का, ओके, उल्टा। ओके, तो ये कूलम्स लॉ का फोर्स का क्या था, मैग्नीट्यूड था। ये क्या कहलाता, बार बार समझ लीजिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से जाना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होगा या तो ये एयर कंसीडर करना है, उन दोनों के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मीडियम को क्या कंसीडर करके चलना है, एयर, या तो वैक्यूम। ओके, या तो क्या करना है, वैक्यूम कंसीडर करना। ओके, वैक्यूम कंसीडर करके चलना। यानी अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में इमर्ज करेंगे तो उस मीडियम के लिए जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद क्या होगा, चेंज होने के बाद क्या होगा, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, बदलाव आएगा। यानी ये जो लॉ है ये फ्री स्पेस के लिए दिया गया है, लेकिन जब मीडियम में आएंगे तो मीडियम के लिए अलग प्रॉपर्टीज होगी। वहां पर जो प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाला फैक्टर बनता है, चार्जेस नहीं होते वहां, चार्जेस प्रॉपर्टी को, चार्जेस वही रहेंगे, सेपरेशन भी वही रहेगा। ये जो एप्सिलॉन है, नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, बात समझ में आया है? तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ठीक ना, कि इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा, यानी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करते, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। वीडियो को चाहे तो आप कुछ सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मेरा बोर्ड साफ करना अच्छा ना लगे। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा और इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, कि अगर मैं बात करता हूँ कि फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो कि फोर्स को, ठीक है,
ये जो वैल्यू है F की जो वैल्यू है वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ओके, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ओके, फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है समझिए। केस नंबर 1 कि इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब 0 से ज़्यादा बड़ा, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मीनिंग बन के सामने आता है। ओके, तो देखते हैं। अगर Q1 इंटू Q2 0 है, 0 से बड़ा है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है, इट मे बी पॉसिबल कि Q1 भी पॉजिटिव होगा और Q2 भी पॉजिटिव होगा। या तो पॉसिबल क्या है, Q1 नेगेटिव होगा या तो Q2 भी नेगेटिव होगा, दोनों ही पॉसिबल है आपके पास केसेस। तो अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तभी ना ये दोनों का पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। यानी ये केसेस पॉसिबल हैं। यानी क्या समझ में आ रहा है कि अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ये सेम चार्जेस होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। यानी कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ फोर्स है वो क्या होने वाला है, दोनों चार्जेस के बीच में जो प्रोडक्ट है के कारण से क्या पता चल रहा है कि फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होने वाला है। कि अगर दो चार्जेस के जो प्रोडक्ट हैं अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ओके, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कह सकते हैं कि वो क्या है, फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स। ओके, फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स का नेचर है। ठीक है, अगर दूसरे केस पे जाते हैं कि इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0 है, तो 0 से छोटा कब होगा, जब या तो Q1 पॉजिटिव हो जाए या तो Q2 नेगेटिव हो जाए, या फिर Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव, यानी ओपोजिट चार्ज का होना जरूरी है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ अनलाइक चार्जेस की बात की जा रही है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, अनलाइक चार्ज की बात की जा रही है। और अनलाइक चार्जेस के केस में आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, आपका अट्रैक्टिव होता है। ओके, अट्रैक्टिव होता है। यानी आपको ये समझने वाली बात था कि अगर दो चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो रिपल्सिव, लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, अट्रैक्टिव नेचर का। रिपल्सिव कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले। ओके, ये दो केसेस आपको समझने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सी बात है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि दोनों पे लगने वाला फोर्स, इस पे भी जो फोर्स लगेगा इस पे भी जो फोर्स लगेगा, मतलब ये इसको एक फोर्स के साथ इधर खींच रहा होगा, ये इसको एक फोर्स के साथ खींच रहा होगा, अपने पास खींच रहा होगा या फिर रिपेल करेगा। मैं अपोजिट चार्ज की बात कर रहा हूं, तो दोनों फोर्स क्या होने वाले हैं, बराबर होते हैं। ये नहीं कि ये इसको ज्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है, ये इसको कम फोर्स के साथ, दोनों फोर्स क्या इक्वल होने वाले हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। यानी ये जो है कूलम्ब्स का ये लॉ है कि आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स के लॉज में पढ़ा होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लगभग कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स के लॉ के, जो कूलम्ब्स का लॉ है, न्यूटन्स के लॉ को सेटिस्फाई करता है। ओके, ये बात आपको समझने वाली बात है। अब यहाँ से छोटी छोटी बातें का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमने इस पे F1 फोर्स है, इस पे F2 फोर्स है, दोनों का रिपल्सन, तो सिंपल अगर क्वेश्चन बना दिया जाता है कि आप कंफ्यूज करने के लिए F1 बाई F2 का जो रेशियो होगा कितना होगा, अरे भाई 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स है। ओके, F1 और F2 तो इक्वल ही रहने वाले हैं, यानी दोनों के फोर्सेस के रेशियो क्या होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मदद करती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, अभी हम लोग बड़े क्वेश्चंस पे गए ही नहीं है। ओके, उन सब चीज़ों पे जाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डील करते हुए चलेंगे कि जैसे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे स्पेस है तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मैंने क्या किया, छोटा सा देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है जो आप 9th-10th में बनाते भी होंगे। ओके, 9th-10th का सवाल है कि अगर दो चार्जेस का, दो बॉडी के जो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन वो हमने हाफ कर दिया तो फोर्स कितना टाइम हो जाएगा भाई, सिंपल सा बात है भाई। मैंने क्वेश्चन पूछा कि दोनों चार्जेस के बीच के जो सेपरेशन था r की तुलना में क्या कर दिया है, r/2 कर दिया। क्या कर दिया है, r/2 कर दिया। तो बताइए फोर्स कितना होगा। अरे भाई चार्जेस वही हैं, Q1 और Q2 ही है, Q1 और Q2 ही है। पहले वाले में K का वैल्यू कितना यूज करना है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, K का वैल्यू 1/4πε0, फोर्स के एंटायर वैल्यू क्या यूज करें। ओके, तो
यहाँ से ये आ गई है फोर्स की वैल्यू, पहले वाले में फोर्स था। जो नया फोर्स आएगा F डैश, तो K चार्जेस नहीं बदल रहे हैं, K Q1 Q2, सेपरेशन हमने R की जगह पे R/2 कर दिया है, यानी 4K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी F डैश जो होगा वो 4 टाइम ऑफ F होगा। ओके, कोई आपसे रेशियो पूछ ले कि नए फोर्स का पुराने फोर्स के साथ क्या रेशियो होगा, तो आप इस तरीके से, तो ये कुछ बचकानी क्वेश्चंस थे, ठीक ना, बचकानी क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, जो आप बहुत आसानी के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे करके क्वेश्चंस को टैकल करना है। बट ये जो कुछ भी लॉस लगाए जा रहे हैं, इसमें हमने केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बातें की हैं। अभी हम डायरेक्शन की कोई बातें नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन लेते ही ये क्वांटिटीज को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और जहां ये वेक्टर की तरह हम इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं, तहाँ कुछ नियम बदलेंगे, क्योंकि सिंपल एडिशन और सिंपल सब्सट्रैक्शन के रूल हट जाएंगे। वीडियोस, वेक्टर के वीडियोस लेक्चर पूरे पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिए कि वहाँ वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, जिनको वेक्टर में प्रॉब्लम है स्पेशली उनके लिए। ओके, क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से समझिए, कि इसके बाद हम और आगे डील करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी से जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक ना, उस को मिला जुला के। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक ना, कि एक कोई चार्ज बॉडी है, ठीक ना, कोई चार्ज बॉडी है, इस पे कुछ चार्ज है Q। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पॉज करना है, ठीक ना, और खुद से ट्राई कीजिएगा, देन वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना, वीडियो को तब जाके देखिएगा कि आंसर क्या है। और ठीक इसके सामने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है। ओके, और इसको हमने किसी इंसुलेटिंग वायर्स के साथ कनेक्ट करके रख दिया, लटका के रख दिया सपोज कीजिए। ओके, और इस पे चार्ज हमने दे दिया है Q डैश। कितना चार्ज दे दिया? Q डैश। मैं चाहता तो यहाँ Q1 और Q2 भी लिख सकता था, बट मैं यहाँ Q और Q डैश लिख रहा हूँ। और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया। कितना सेंटीमीटर ले लिया है? 10 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, बात समझ में आया? फिर क्या किया गया, प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 1 में कि दो चार्ज बॉडीज को, एक पे चार्ज Q और एक पे चार्ज Q डैश, दोनों को 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर, इसको हमने इससे लटका के रख दिया। ओके, फिर सेकंड प्रोसेस में क्या किया, जो सेकंड वाले, यही जो चार्ज बॉडी में, इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम क्या दे देता हूँ, B। इसको क्या किया हमने, एक ठीक उसी तरीके से आइडेंटिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ क्या कर दिया, कांटेक्ट में ले आया। ओके, ठीक उसी तरीके से इस चार्ज पार्टिकल को हमने कांटेक्ट पे ले आया। ओके, इस तरीके से इंसुलेटिंग, ये अनचार्ज थे, ये दोनों क्या थे, अनचार्ज। ये A नाम दिया था, ये B, ये C और ये D, ये दोनों ही अनचार्ज थे। ठीक है, अब क्या किया गया, ठीक है, जब सटाया गया दोनों के साथ, सटाने के बाद क्या गया, उसके बाद थोड़ी देर में क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। और उसके बाद जो पहले सेपरेशन 10 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन था, उसको हमने डिक्रीज करके, ठीक है, सॉरी, डिक्रीज करके 10 की जगह पे हमने कितना कर दिया है, 5 सेंटीमीटर। ओके, 10 की जगह पे क्या कर दिया, चार्ज बॉडीज को अनचार्ज बॉडी के साथ क्या किया, टच करवाने के बाद उसको 5 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रख दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले वाले कंडीशन में जब स्टार्ट किए थे प्रोसेस, उस समय कुछ एक फोर्स था, सपोज करते हैं F। जब ये लास्ट कंडीशन थी, जब हमने दोनों को F डैश, इनके बीच में क्या रिलेशन है, या तो आप कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया है F डैश बाई F की रेशियो क्या है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आराम से सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको दिमाग लगाना। ठीक है, तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, ठीक है, और सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, अब मेरे सॉल्व करने का देखिए। सबसे पहला है कि दोनों पे जो चार्ज है वो कितना था, Q और Q डैश का तो जो फोर्स था वो कितना आ जाएगा, K को चलिए K ही लिख रहे हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, बोलते चलिए तब K, Q और Q डैश, Q1 के बदले में Q है, Q2 के बदले में Q डैश है, और दोनों की जो सेपरेशन थी वो हमने कितना लिए थे, 10। तो चलिए 10 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया है। ओके, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। एक काम करते हैं ना, इसको सेंटीमीटर की जगह पे इसको क्या करते हैं, बेटर रहेगा R ही लिखते हैं। ठीक है, R को हमने 10 माना है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात समझिए, सेकेंड प्रोसेस में क्या किया गया था कि जब इस चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है, तो चार्ज क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, क्या होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। याद रखिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ओके,
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जो ओबे करते हैं, यानी अगर ये चार्ज क्यू था तो ये अपने आप को बराबर चार्ज उसको दे देगा। भाई अगर मान लीजिए कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ किसी के पास चार्ज है तो वो क्या करेगा, अगर कोई अनचार्ज बॉडी है तो उसको क्या कहेगा कि अपने हाफ के बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इक्वल, यानी जितना उसके पास है उसको आधा उतना दे देगा। ये समझ लीजिए उसी प्रकार से कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके भाई के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको खाली हाथ देखा तो उसको आपने क्या किया, अपनी आधी प्रॉपर्टी उसको दे दी। ऐसा नहीं है, आज के दुनिया में थोड़ा सत्य होना मुश्किल है, बट इट्स ट्रू। ओके, तो Q था तो ये क्या होगा, जैसे इसमें पहले इसमें कुछ चार्ज हमने मान लिया, सपोज करते हैं। ओके, ये जैसे इसको चार्ज देगा तो ये Q की जगह पे Q डैश Q/2 हो जाएगा, Q/2, यानी जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसका जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, आपने पढ़ा होगा, मैंने जो पहला लेक्चर बताया था, चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। ओके, आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाई कॉन्टैक्ट से। ठीक उसी तरीके से ये Q की जगह Q डैश था तो ये भी इसको Q'/2 हो जाएगा, Q'/2 हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया था, तो यहाँ पर भी Q/2 हो गया था, यहाँ Q'/2 हो गया था। अब जो सेपरेशन हमने रखा था 5 सेंटीमीटर, जो कि 10 का आधा था, यानी R/2 पे रख दिया था। ओके, तो आपसे नया फोर्स पूछा है, चलिए देखिए, Q1 Q2, Q1 है मेरा Q/2, इसका वैल्यू है Q'/2 और इसका वैल्यू है R/2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो Q इंटू Q'/4, नीचे जो होगा R²/4, 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी Q इंटू Q' आपका R² हो जाएगा, जो कि आपका F' है, और आपकी F पता है, तो F' और F का जो रेशियो होगा वो तो दोनों आइडेंटिकल है, यानी इसकी रेशियो कितना आ जाएगा, 1। ओके, यानी कह सकते हैं कि F' और F क्या होने वाला है, सेम होने वाला, यानी F' और F क्या हो जाने वाला है, सेम। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ओके, तो आई होप कि आपके इस छोटे से लेक्चर में, मैं लेक्चर को जानबूझ के बड़ा नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंथी लगे, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में बढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होंगे, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेके चलूंगा। ओके, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या बातें कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, जिसमें हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते, किस तरीके से ये मीडियम में वे चेंज हो सकता है। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक ना। आपको पता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना, चाहे तो, जैसे कि आपको पता है कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, NaCl क्या है, एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है, और ये जो चार्ज भी, जो भी बातें की जा रही है, यहाँ जो चार्ज है 1 कूलम 2 कूलम, यहाँ पर उस तरह के लेवल की चार्ज नहीं की जाती, क्योंकि 1 कूलम खुद भी एक बहुत बड़ा चार्ज है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास से आपको बताया था कि 1 कूलम बनाने के लिए कितने चार्जेस की जरूरत पड़ती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितनी चार्जेस की जरूरत पड़ती थी। ओके, याद है तो ही। ओके, तो 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो यहाँ पर जो भी चार्ज की बातें की जाती है कूलम्स, यहाँ माइक्रो कूलम, मिली कूलम के बारे में डिस्कशन किया जाता है, जो कि अच्छा होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए सही होता है, क्योंकि पहले मैं बताया कि पॉइंट चार्जेस के लिए सही है। ओके, ऐसा नहीं कि लार्ज चार्जेस के लिए गलत है, बट पॉइंट चार्जेस के लिए ये सब कैलकुलेशन बहुत अच्छे होते हैं। ओके, और कूलम्स लॉ वहाँ पर, जैसे कि आयंस के केसेस में एक आयंस दूसरे आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं छोटा सा बात ले रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा इतना छोटा सा डिस्कशन करने का क्या मकसद था। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड जहाँ Na और प्लस आपस में मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक ना, NaCl। ओके, NaCl, तो Na जब ये डिकम्पोज होता है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आपस में ये जब ओपन स्टेट में, मैं ऐसे कह सकता नॉर्मली रहता है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब इस चीज को NaCl को वाटर में, आई रिपीट, वाटर में डालते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी आयोनिक कंपाउंड जब वाटर में जाते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं Na प्लस और Cl माइनस में। क्या आप इस चीज का वजह बता सकते हैं कूलम्स लॉ की मदद से, कि NaCl ऐसे तो ये कंबाइंड स्टेट में Na और Cl आपस में बॉन्ड करके रखे, तो फिर वाटर में जाने के बाद ये Na प्लस और Cl आयंस में क्यों डिसोसिएट हो गया। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ओके, तब तक अगर आपको ये आंसर पता है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी अब जुड़ के आप वहाँ पर आंसर जान सकते हैं, आप आंसर वहाँ बता सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करूँगा। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक ना, और बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। ओके, चलिए स्टार्ट नहीं, अब खत्म करते हैं आज का वीडियो। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।